नमस्कार मित्रों, ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन। हम बीएससी पार्ट द्वितीय वर्ष के भौतिक विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए यहाँ एक बार पुनः एकत्रित हुए हैं। विगत कक्षा में हमने जो टॉपिक लिया था वो था अदिश फलन की प्रवणता। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। हमने दो पृष्ठ S1 और S2 लिए। कोई दो बिंदु हमने माने, एक बिंदु P, दूसरा बिंदु Q। O बिंदु का P बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R और O बिंदु का Q बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R प्लस dr। यदि मैं P को Q से मिलाऊं और डायरेक्शन दे दूं तो कल हमने एक सदिश क्षेत्र का त्रिभुज नियम भी पढ़ा था। हम त्रिभुज OPQ लेते हैं। देखिए, कल हमने आपको क्रमागत और विपरीत क्रम भुजाओं के बारे में अध्ययन करके बताया था। क्रमागत भुजाएं यहाँ पे दो हैं, कौन कौन सी? OP प्लस PQ इज इक्वस टू OQ। हमको PQ की वैल्यू पता नहीं है तो PQ की वैल्यू OQ माइनस OP से हम लोग याद करेंगे। OQ की जो वैल्यू है वो है R प्लस dr, OP की जो वैल्यू है वो है R, और यहाँ से हमारे पास में PQ की जो वैल्यू आई वो आई है dr। ठीक है, तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू को dr पुट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको हमने आगे बढ़ाया और यहाँ से लंब डाल दिया। इस बिंदु का नाम हमने R दिया और इसका वैल्यू जो है हमने dn दे दी। ठीक है मित्रों, आगे जो अब हम डेफिनेशन पे गए थे, अदिश फलन की प्रवणता की जो परिभाषा है वो क्या है, हम उसके ऊपर एक बार दोबारा से आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे। अदिश फलन की प्रवणता की परिभाषा थी, किसी अदिश क्षेत्र में किसी अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन ए स्केलर फंक्शन इन ए स्केलर फील्ड इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। प्रवणता को ग्रेड से व्यक्त किया जाता है और कार्तीय निर्देशांकों में इसे डेल फाई से व्यक्त किया जाता है, जो कि हमने प्रथम वर्ष की कक्षा में अध्ययन किया था। ठीक है, अब हम प्रवणता का गणितीय रूप लिख लें। ग्रेड फाई बराबर डी फाई अपॉन dr मैक्सिमम या डी फाई अपॉन dn n कैप। ठीक है, यदि मैं इस डेफिनेशन के अंदर से इस पद के साथ में आगे बढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता आपको यहाँ है। ये टॉपिक आपने पूर्व की कक्षा में भी किया है, इसलिए आपको इसमें जोर नहीं आना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने कहा दोनों पक्षों को dr वेक्टर से कौन सा गुना? अदिश गुणा करने पर। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ ग्रेड फाई डॉट dr इज इक्वस टू डी फाई अपॉन डी एन कैप डॉट
dr। ठीक है मित्रों, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। n∠dr की जो वैल्यू है वो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमने खोला n∠dr cos थीटा। चूँकि n क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसकी जो वैल्यू है हमने कितनी ले ली 1 ले ली, तो ये बच गया dr cos थीटा। हम सॉल्व कर रहे हैं n∠dr की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम त्रिभुज देख रहे हैं। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं, हम त्रिभुज देख रहे हैं PQR। ठीक है, तो PQR में cos थीटा बराबर क्या होगा, आप लोग ध्यान दें, dn/dr होगा या नहीं होगा। cos थीटा इज इक्वल्स टू dn/dr। तो यहाँ से dn बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, dr cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो dr cos थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, dn। तो n∠dr की वैल्यू क्या आ गई, dn। अब ये जो मान है, कौन सा मान, n∠dr का मान हम किस में पुट करेंगे, इस समीकरण में। यहाँ हम उसको पुट करेंगे, ध्यान दीजिए, हमने लिखा ग्रेड फाई डॉट dr इज इक्वस टू n∠dr की वैल्यू कितनी है, dn। तो इधर लिख लिया हमने d∅/dn और यहाँ भी लिख दिया dn, और dn से dn को हमने कैंसिल आउट कर दिया। और अब हम, हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा d∅ बराबर ग्रेड फाई डॉट dr। ठीक है, हमने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, हमने इसको समीकरण नंबर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया है। हम आगे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको पता है कार्तीय निर्देश तंत्र में ग्रेड फाई की जो वैल्यू होती है वो डेल फाई के बराबर होती है। प्रथम वर्ष में हमने इसका अध्ययन किया है, तो उसमें भी हम इस वैल्यू को पुट कर दें तो d∅ इज इक्वल्स टू डेल फाई डॉट dr होगा। ठीक है मित्रों, अब जो dr है और डेल फाई है, हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमने इसको इक्वेशन नंबर A ले लिया। अब हम क्या करते हैं, माना क्या कि जो डेल फाई है इसकी वैल्यू हमने मान ली g1 e1 कैप प्लस g2 e2 कैप प्लस g3 e3 कैप। ठीक है, समीकरण नंबर इसको हमने B दे दिया। अब हमने माना dr की वैल्यू क्या हमारे पास है, क्या है, आप लोगों को याद होना चाहिए, h1 e1 du1 प्लस h2 e2 du2 प्लस h3 प्लस h3 e3 du3। ये कहाँ से आती है, आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ याद करने के लिए, क्योंकि बेसिक्स हैं, हम जितनी बार अभ्यास करेंगे हमको उतना ही अच्छे से आने लगेगा। देखिए, हमने पढ़ा था कि dr बराबर डेल फाई अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u3 du3 पढ़ा था। अब इस डेल फाई अपॉन डेल u1 को हमने क्या पढ़ा था, b1 du1 प्लस b2 du2 प्लस b3 du3 पढ़ा था। यहाँ b1 b2 b3 क्या है, आधार सदिश हैं। हमने स्केल गुणक की परिभाषा पढ़ी थी, मॉड ऑफ bi। ठीक है, अब यदि मैं इस b1 b2 b3 के लिए एकांक सदिश की कल्पना करूं
ई आई कैप, हियर आई इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3। यदि ई आई कैप लिखूँ तो सदिश बटा सदिश का परिमाण, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ बताएं, बी आई अपॉन एच आई। तो यहाँ से बी आई वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई आई कैप एच आई। अब यदि यहाँ पे मैं वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो V1 की वैल्यू क्या आने वाली है, E1 H1। यहाँ रख के देख लें आप, डी आर इज इक्वल्स टू E1 H1 DU1 प्लस E2 H2 DU2 प्लस E3 H3 DU3। आई या नहीं आई? तो ये जो वैल्यू है मैंने वहाँ से लेकर के यहाँ रखी है, ठीक है। अब ये क्या चाहता है समीकरण, ये समीकरण चाहता है कि इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट हो, अदिश गुणनफल हो। तो समीकरण, इसको हमने सी दे दिया, समीकरण बी व सी से मान कहाँ रखने पर, समीकरण ए में रखने पर रखें। ध्यान दीजिए, डी फाई इज इक्वल्स टू, समीकरण ए में रखेंगे तो G1 E1 प्लस G2 E2 प्लस G3 E3 डॉट H1 E1 DU1 प्लस H2 E2 DU2 प्लस H3 E3 DU3 आ गया। जब आपको पता है, सिंपल वे में मैं आपको फिर से बता दूं, जिस प्रकार से I डॉट I 1 होता है, J डॉट J1 होता है, K डॉट K1 होता है, अदरवाइज ये 0 होता है, वैसे ही जब ये G1 E1 वाला पद इन तीनों से अदिश गुणा करेगा तो E1 डॉट E1 की वैल्यू 1 होगी, अन्यथा E1 डॉट E2 की 0, E1 E3 की भी 0 उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब हमने इसको गुणा किया तो क्या आएगा, G1 H1 DU1 प्लस G2 H2 DU2 प्लस G3 H3 DU3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में डी फाई की वैल्यू आ गई, ये वाली। इसको हमने क्या किया, समीकरण नंबर अगला दे दिया, समीकरण नंबर हमने इसको दे दिया 2, ठीक है। अब आपको पता है, मैं पुनः एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। अब आपको पता है कि कार्तीय निर्देश तंत्र में जो हमारा फलन है फाई, वो x, y और z का फंक्शन है, ठीक है। किसमें, कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। और वक्र रेखी निर्देश तंत्र में, किसमें, वक्र रेखी निर्देश तंत्र में हमारा जो फाई है वो किसका फंक्शन है, फाई U1 U2 और U3 का फंक्शन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि यदि अब हम इसका आंशिक अवकलन करते हैं, कौन सा अवकलन, आंशिक अवकलन से क्या आएगा, डी फाई अपॉन डी फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल U1 DU1 आएगा। आगे डेल फाई अपॉन डेल U2 DU2 प्लस डेल फाई अपॉन डेल U3 DU3 आ गया। ये जो समीकरण है हमने इसको मान दिया समीकरण नंबर 3, ओके। अब हम क्या करेंगे, आप समीकरण 2 और 3 को देखिए, इसकी हम तुलना कर सकते हैं। प्रथम पद की प्रथम पद से करेंगे, द्वितीय पद की द्वितीय से और तृतीय पद की तृतीय से। तो मैं लिख रहा हूँ क्या, समीकरण 2 व 3 की क्या करने पर, तुलना करने पर क्या आएगा, डेल फाई अपॉन डेल U1
du1 इज इक्वस टू G1H1 और du1 से du1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। दैट एम्प्लाइज G1 की वैल्यू कितनी आई, 1/H1 और डेल फाई अपॉन डेल u1 आई या नहीं आई। ठीक है, आगे देखिए, जब दूसरे पद की तुलना, इस पद की तुलना इससे करेंगे तो G2 इज इक्वस टू आएगा 1/H2 डेल फाई अपॉन डेल u2 सिमिलरली, ओके। और G3 इज इक्वस टू 1/H3 डेल फाई अपॉन डेल u3, ओके। तो ये जो G1, G2 और G3 की जो वैल्यू आई है, इनको हम समीकरण नंबर क्या लिखते हैं, 4, ओके। हमको समझ में आ रहा होगा। समीकरण जो आपने ए दिया था, ठीक है, समीकरण ए क्या था, वापस देखते हैं। समीकरण ए से क्या था, समीकरण ए, डेल फाई इज इक्वस टू G1 E1 प्लस G2 E2 प्लस G3 E3 कैप। अब हमने क्या करना है, G1, G2 और G3 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। ध्यान दीजिए, हमने लिखा तो E1/H1 डेल फाई अपॉन डेल u1 प्लस E2/H2 डेल फाई अपॉन डेल u2 प्लस E3/H3 डेल फाई अपॉन डेल u3। ठीक है, ये आपका वक्र रेखी निर्देश तंत्र में किसका मान है, प्रवणता का मान है। ठीक है, और जो आप यदि डेल ऑपरेटर का मान यहाँ है, आपको यदि कोई पूछे ओनली डेल का, तो यहाँ से आप एक काम करें, फलन को हटा दें सभी जगह से। फलन को हटाएंगे तो मान क्या आएगा, E1/H1 डेल अपॉन डेल u1 E2/H2 डेल अपॉन डेल u2 प्लस E3/H3 डेल अपॉन डेल u3। ये आपका डेल संकारक किसमें, वक्र रेखी निर्देश तंत्र में। हमारा ये डेल संकारक है किसमें, वक्र रेखी निर्देश तंत्र में, ओके। कार्तीय निर्देश तंत्र में और वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जो बात है, डेल की वैल्यू क्या आती है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये कार्तीय निर्देश तंत्र में डेल संकारक की वैल्यू है और ये वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में डेल संकारक की वैल्यू है। अंतर कितना है वो आप सभी जायज़ा लगा लीजिए। अंतर मात्र कुछ स्टेप्स का है, कुछ पदों का है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि टफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ गणित को भौतिकी में डाल करके ये कुछ नया करने का प्रयास इन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। इसीलिए इस बुक का जो नाम है वो है गणितीय भौतिकी। ठीक है, तो आज जो है हमारा प्रवणता का जो टॉपिक है वो संपूर्ण हुआ। अब हम अगली जो कक्षा होगी उसमें डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस। थोड़ा सा जो मैं है आज आपको अगली कक्षा के लिए ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। विगत अगली कक्षा में, आने वाली अगली कक्षा में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, ओके। ध्यान दीजिए, सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है
वो हमारे प्रथम वर्ष के अनुसार है, परंतु यहाँ पे वक्र रेखी निर्देश तंत्र के लिए डाइवर्जेंस का जो मान है, जो वैल्यू है, हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सदिश क्षेत्र की डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या थी, ये कैसे निर्मित हुआ, आप लोग थोड़ा ध्यान दें। पहले हम इसकी परिभाषा डेफिनेशन आज ले लेते हैं, कल हम इसकी डेरिवेशन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जो आपकी सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है, इसके बारे में आप परिभाषा ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए, किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से निर्गत विद्युत फ्लक्स ही सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। यदि हमने एक आकृति की रचना की जो कि इस प्रकार से है, O A B C D E F और G, यदि इसका कोई आयतन अल्पांश हम लोग उठा लें, मान लीजिए इसका dv आयतन अल्पांश है, तो डाइवर्जेंस का जो गणितीय रूप बनने वाला है वो किस प्रकार से होगा। परिभाषा के अनुसार डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल्स टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv A डॉट dA। ठीक है, द्वितीय परिभाषा पहले की कक्षा में भी मैंने आपको बताई थी। सरलीकृत रूप यदि आप इसका लेना चाहें तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स बटा आयतन। ओके, ये इसका सरलीकृत रूप है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपको पता होनी चाहिए, कार्तीय निर्देशांकों में इसका मान वो क्या होगा। डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल्स टू डेल डॉट A, ये डाइवर्जेंस का कार्तीय निर्देशांकों में मान होगा। ठीक है, तो एक बार हम पुनः इसको रिपीट कर लें क्योंकि हमारा कल का इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होने वाला है डाइवर्जेंस का। तो किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से निर्गत विद्युत फ्लक्स ही सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। एक आकृति आपके सामने है जिससे हमने क्या लिया, आयतन अल्पांश dv लिया। यहाँ जब गणितीय रूप लिखा तो एकांक प्रति एकांक आयतन से निर्गत विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स का मान है, क्या कहलाएगा, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। यदि मैं इसका डेफिनेशन पे थोड़ा सा चेंज इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हर एक विद्यार्थी की अलग करने की एक थ्योरी होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, वो याद कैसे करता है, तो थोड़ा सरल इसको हम बना दें। बल्कि आपको डेफिनेशन यही यूज़ लेनी है, ये नहीं लेनी है, ये याद करने के अनुसार मैंने आपको बताई है कि बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स बटा आयतन, अर्थात बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स व आयतन का अनुपात क्या कहलाएगा, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाएगा। और तृतीय जो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, डेल डॉट ए होना चाहिए। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को एक बार पुनः ग्राफ एजुकेशन एकेडमी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।